स्टूडेंट आज के हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टॉप 60 क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही डेडिकेटेड सीरीज ये होने वाला है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, खास करके ये बेल्ट्रॉन के लिए बनाया गया है, लेकिन ये आपका एमएस एक्सेल से क्वेश्चन है स्टूडेंट, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग टोटल कितना आंसर आपने सही किया। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। ये ठीक 60 प्लस का सीरीज लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट, तो आप लोग देखिए, है ना, लास्ट तक देखना आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये देखिए, अगर डाटा एंट्री का तैयारी कर रहे हैं या नहीं तो फिर स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हैं, दोनों में सेम सिलेबस है स्टूडेंट, ठीक है, उसके लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा बढ़िया से, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। छोटा कर देते हैं तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है स्टूडेंट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे हिंदी में भी इसका क्वेश्चन हम लिख के रख दें स्टूडेंट। यहाँ पे समझिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि डेटा विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, बताइए। डेटा विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में किस विश्लेषण का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, बताइए। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा। तो डेटा एनालिटिक्स करने के लिए स्टूडेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जरूरत पड़ता है। बी आपका सही आंसर होगा। बी जो है ना, डेटा एंट्री करने के लिए भी जरूरत पड़ता है और डेटा एंट्री करने के लिए भी जरूरत पड़ता है स्टूडेंट यहाँ पे, और डेटा एनालिसिस के लिए जरूरत पड़ता है। एनालिसिस का मतलब सर क्या होता है, एनालाइज करना, बात समझ, बहुत सारे डेटा में से वैल्यूएबल डेटा को स्टूडेंट निकालना। चलिए, वर्ड का अगर पूछ देता है वर्ड का काम क्या होता है, तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क को करना, डॉक्यूमेंट बनाने से रिलेटेड। पावर पॉइंट में बच्चे क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन बनाने से रिलेटेड वर्क होता है। पीपीटी बनाना होगा, किसी को प्रेजेंटेशन देना होगा, प्रदर्शित करना होगा कोई भी चीजें, तो उसके लिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। आप लोग को उम्मीद है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन सही हो गया होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन is used to join two or more text string together in MS Excel। दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब हो गया कोई टेक्स्ट वैल्यू को हम स्ट्रिंग बोलते हैं कंप्यूटर के शब्दों में, ठीक है ना। तो अगर दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। आप एडीसी क्लास किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा। इसमें जो होता है स्टूडेंट, कॉनकेटिनेट फंक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, कॉनकेटिनेट फंक्शन। कॉनकेटिनेट फंक्शंस की मदद से आप दो या दो से अधिक स्क्रीन को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। सर इसका करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दीजिए। हम आप लोग को प्रैक्टिकल करके बता देते हैं स्टूडेंट। जैसे मेरे पास एक डेटा है, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे आपको ये डेटा ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक मिनट हम देख लेते हैं। कॉनकेटिनेट से रिलेटेड जरूर होगा यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है, एक मिनट। इसको हम कोई भी डेटा ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलो मेरे पास ये डेटा शायद इधर उधर हो गया। चलो यहाँ पे जैसे हम कोई डेटा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये डेटा है, इस दोनों डेटा को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये भी ए डेटा, वर्कर नेम और एड्रेस है। चलो हम न्यू पेज में ले गए, और ये तो ये दोनों डेटा को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए दोनों अलग अलग बॉक्स में है ना, अगर दोनों बॉक्स में या दोनों अलग अलग नाम रहता है, जैसे यहाँ पे वर्कर नेम में फर्स्ट नेम रहता है और लास्ट नेम रहता है यहाँ पे। चलो हम इसको हटा ही देते हैं, फिर से हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नेम ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं लास्ट नेम ले लेते हैं। इस टाइप का आपके पास डेटा है, तो मान लो नेम में लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे राम कुमार, राम, और यहाँ पे कुमार ले लेते हैं, रवि सिंह ले लेते हैं स्टूडेंट, SINGH, ठीक है ना।
अरमान खान ले लेते हैं स्टूडेंट, KHAN, ठीक है, ठीक है, TABASSUM तबस्सुम, PRAVEEN प्रवीण ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, मान लो यहाँ पे AKHIL अखिल जैक, ठीक है ना, अखिल जैक, मान लो यहाँ पे और देते हैं सोरेन ले लेते हैं, जो भी मान लो। अब इसको हमको कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू कॉन्केटिनेट नाम का फंक्शन होता है। सेवरल टेक्स्ट को ज्वाइन कर, इसको हम जूम करके दिखा देते हैं, ये बोल क्या रहा है कॉन्केटिनेट के, ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट, है ना, अ स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग। बोल रहा है कि सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग को वन स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किस फंक्शन की मदद से, आप कॉन्केटिनेट फंक्शन के। कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या है, कॉन्केटिनेट लिखेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट 1 और फिर टेक्स्ट 2, और टेक्स्ट कहाँ तक चला जाएगा, n तक। n का मतलब क्या हुआ, जहाँ तक, इन्फिनाइट आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं A2 कॉमा और यहाँ पे B2 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। ये देखिए दोनों टेक्स्ट को क्या कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों टेक्स्ट को ज्वाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे राम कुमार एक साथ आ गया, रवि सिंह एक साथ आ गया। तो दो टेक्स्ट को अगर ज्वाइन करना होगा तो आप क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्केटिनेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इसको और डिटेल में, जैसे सर आप चाहेंगे कि सर स्पेस नहीं स्पेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लास्ट देखिएगा वीडियो, ठीक है ना। अभी इसके लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, ठीक है ना, बस अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर तो कॉन्केटिनेट फंक्शन क्या होता है, दो या दो से अधिक को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये टेक्स्ट को क्या करने के लिए ऐड किया जाता है, ऐड करने के लिए यूज किया जाता है ना। और ये वी लुकअप का काम क्या होता है सर, तो वी लुकअप का काम क्या होता है, लुकअप वैल्यू के मदद से वर्टिकल डेटा को फाइंड करने, वी फॉर वर्टिकल और एच फॉर क्या होता है, हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल डेटा को फाइंड करने के लिए वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। सम इफ का यूज क्यों करते हैं, देखो सम का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, और सम इफ का यूज जो करते हैं सब में से किसी एक को जोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए पार्टिकुलर कोई डेटा रहेगा, उसमें से कोई एक को अगर जोड़ना होगा तो सम इफ का यूज करेंगे। बताइए सर इसका प्रैक्टिकल, देखो यहाँ पे हम समझा देते हैं। वी लुकअप का प्रैक्टिकल थोड़ा सा लंबा है, बट इतना समझिए कि अगर कोई बहुत बड़ी डेटा रहेगा, उसमें से अगर कोई मान लो कि किसी का डेटा में से, जैसे ऐसे समझिए कि मेरे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है, और एम्प्लॉय का डेटा में एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, उसमें से 100 एम्प्लॉय है मेरे पास, उसमें से 4 एम्प्लॉय के कोड दिया हुआ, उसका डेटा निकालना है, तो हम वी लुकअप के मदद से काफ़ी इजी तरीके से स्टूडेंट निकाल सकते हैं। और सम इफ का यूज क्या होता है, सम इफ का यूज होता है, सम का यूज होता है जोड़ने के लिए, और सम इफ का यूज होता है सब में किसी एक को जोड़ने के लिए। मतलब जैसे हम दिखाते हैं आप लोग को, मेरे पास इसका डेटा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम समझा देते हैं आप लोग को। सम इफ का यूज बता देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, जैसे हम ये ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, न्यू पेज में जाके पेस्ट कर देते हैं। Alt HOI ऑटोफिट के लिए यूज किया जाता है। मेरे पास यहाँ पे डेटा स्टूडेंट, ठीक है ना, एक मिनट, D2 हो जाएगा, D2 E2 हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ से इसको हम इंटर कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से ड्रैग कर दिए। अब मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे क्या मानना है कि बोकारो ब्रांच का सारा डेटा निकालना है, या पटना ब्रांच का सारा डेटा निकालना है, या सिवान ब्रांच का सारा, एक मतलब कोई एक अगर सब को जोड़ने के लिए बोलता तो हम सम नाम का फंक्शन लगा देते हैं। क्या नाम के लगा देते हैं, यहाँ पे अगर सभी को ऐड करना है तो इक्वल टू करते, सम करते और ब्रैकेट को ओपन करते। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे और क्या करते, यहाँ पे F2, देखिए यहाँ पे F2 रेशियो, F2 का मतलब क्या हुआ, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, और लास्ट कहाँ तक है स्टूडेंट, यहाँ पे F का 14 नंबर दिख रहा होगा आप लोग को, F का 14 नंबर हम जूम करके भी दिखा देंगे कैमरा में, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे F का कितना नंबर है, 14 नंबर लास्ट है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 14 है ना यहाँ पे ना, तो ये F का क्या है, 14 नंबर तक हो गया। और जैसे इंटर करेंगे तो ये क्या किया, सभी को ऐड कर दिया, एक क्या किया, सभी को ऐड कर दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, सम इफ से क्या होता है, जैसे बोलता कि सर हमको सिवान का ही खाली टोटल अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या लग जाता, सम के जगह पे सम इफ लग जाता है। सर कैसे, देखिए यहाँ पे इक्वल टू करते सम इफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन भी पढ़ के, अरे यार कहाँ चला गया मेरा,
ठीक है, सम इफ का यूज करते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट इसका डेफिनेशन भी पढ़ के हम थोड़ा सा सुना देते हैं ताकि आप लोग को ये मतलब आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एड द सेल स्पेसिफाई बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, मतलब ये सबको ऐड नहीं करता, जो आप स्पेसिफाई करेंगे, जो आप देंगे, जो कंडीशन आप देंगे उसी पे बेस्ड पे क्या करेगा, सम इफ फंक्शन ऐड करने का काम करता है स्टूडेंट। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं और कहाँ से ऐड करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें 3 चीज मांगता है, रेंज है, पहला क्या चीज है यहाँ पे, रेंज है, फिर क्राइटेरिया है और फिर क्या है, सम रेंज है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर बोला सिवान ब्रांच का या जो भी, तो यहाँ पे सबसे पहले पूरा रेंज को ले लेंगे, B2 से लेकर B14 तक, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे SIWAN, शायद दिख रहा होगा सर, दिख रहा है, कॉमा, और फिर क्या यहाँ पे F2 से लेकर F का क्या है 14 नंबर, दिख रहा है फॉर्मूला, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं यहाँ पे और इंटर कर देंगे। तो देखो ये सिंटेक्स हो गया, तो सबको जोड़ना है तो सम, और सब में से किसी एक पार्टिकुलर को जोड़ना है तो सम इफ। शायद आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा होगा तो हम जूम करके दिखा सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक समझ, इंटर कर देंगे तो सबका नहीं ऐड हुआ, ओनली फॉर सिवान ब्रांच का ऐड हुआ है ना, बात समझ में आ रहा ना। तो ये आपका यूज समझ में आ गया होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन हम चाहते थे कि आपको इस सब चीज़ का यूज कभी भी अगर और भी नीचे या कभी भी कोई कभी करवाए तो आप में दिक्कत ना हो। तो कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज होता है 2 सेल को ऐड करने के लिए, 2 टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, और वी लुकअप का काम क्या होता है, फाइंड करने के लिए, और सम इफ का यूज होता है किसी एक को पार्टिकुलर को सम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या स्टूडेंट, थर्ड नंबर क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जवाब जरूर दीजिएगा। देखो यहाँ पे एक का जो एक्सटेंशन नेम है, जैसे देखिए लिखा हुआ है .xlsx, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एस है, .jpg है, .txt है, और डॉट यहाँ पे क्या है, सॉरी नन ऑफ दीज है स्टूडेंट। तो इसमें जो आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऐसे तो इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है अभी के मामले में .xlsx होता है, ये होता है, बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है, मतलब ऑफिस 3 में यही एक्सटेंशन नेम होता था स्टूडेंट, डॉट 3 डिजिट का ही, ठीक है ना। मतलब पहले देखो तो यही एक्सटेंशन नेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर होगा, डॉट ए इज द राइट आंसर। आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहाँ चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एक्सेल वर्कशीट इज द कलेक्शन ऑफ, क्या बोल रहा है, एक्सेल का वर्कबुक में है ना, यहाँ पे कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। बताइए यहाँ पे एक्सेल में किसका संग्रह होता है स्टूडेंट, यहाँ पे तो वर्क है ना, बहुत सारे सीट का संग्रह, वर्कबुक लिखा हुआ है। एन एक्सेल अ वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ, मतलब वर्कबुक जो होता है किसके मदद से बहुत सारा बना होता है, तो कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट, मतलब बहुत सारे सीट से क्या मिलकर बनता है, वर्कबुक बनता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हाँ वर्कशीट एंड चार्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, ये वाला ये भी आंसर हो सकता है, कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर, ये भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन उससे भी सही आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका किस्मत भी डिपेंड कर सकता है कि कौन सा, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन होता है, वर्कशीट का कलेक्शन होता है। और यहाँ पे लिखा वर्कशीट एंड चार्ट का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर इसलिए होगा क्योंकि ये भी दिया हुआ है और वाकई में चार्ट भी रहता है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाए, लेकिन ये नहीं रहता तब ये आंसर सुटेबल सही हो जाता होता है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, आई होप समझ पाए होंगे। चलिए अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जवाब दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड टू इनेबल फिल्टरिंग ऑफ सेलेक्टेड सेल इन MS एक्सेल, है ना,
में। तो क्या बोल रहा है कि MS एक्सेल में फिल्टर को इनेबल करना, मतलब फिल्टर को लाना, फिल्टर लाने का क्या शॉर्टकट की होता है MS एक्सेल में, है ना, सेलेक्टेड सेल्स को फिल्टर करने के लिए, है ना, यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शंस को इनेबल करेंगे स्टूडेंट। तो देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करते हैं, क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है, एल होता है। हम आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं, मेरे पास एक डेटा है, अब मेरे पास ये डेटा है, इसमें सेलेक्ट कर दिए, हेडिंग को मैंने सेलेक्ट कर दिए, आप लोग देख रहे होंगे, जूम करके मैं दिखा देता हूं कि ये आपका क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब सर इसमें क्या करेंगे, जो फिल्टर बटन इनेबल होगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, देखो यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट दबाएं और एल दबाएं। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट एल किए, हम उसको जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे फिल्टर बटन इनेबल हो गया, यहाँ पे फिल्टर बटन इनेबल हो गया। तो फिल्टर बटन का सर काम क्या होता है, तो बताओ, तो फिल्टर का मतलब क्या होता है, छानना, सर्च करना, होता है कि नहीं बच्चे। तो कोई भी चीज फिल्टर करने के लिए फिल्टर बटन का इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर सर हटाना होगा फिल्टर बटन का तो क्या शॉर्टकट की होगा, उसका भी कंट्रोल शिफ्ट एल ही होगा। कंट्रोल शिफ्ट एल से सेलेक्टेड एरिया में ना बाय डिफॉल्ट आपका फिल्टर आ जाता है, फिर हट जाता है। अगर मान लो कोई पार्ट हम सेलेक्ट नहीं करते तब क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा, जहां कर्सर रहेगा अगर वो टॉप में हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड जो रहेगा, कहीं भी कर्सर रहेगा तो हेडिंग, मतलब एक तरह से हेडर फाइल को अपने आप चूज कर लेता है, कौन, फिल्टर बटन। आई होप समझ पाए होंगे। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा सर मान लीजिए कि कंट्रोल शिफ्ट एल से तो फिल्टर होता है, तो कंट्रोल एफ से क्या होता है, तो फाइंड होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, फाइंड होता है। फाइंड कहाँ रहता है, तो होम मेन्यू में ही दिया रहता है। सर कंट्रोल एल से क्या होता है, तो कंट्रोल एल से बचवा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। आई होप समझ पाए होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 6 नंबर पे, विच इज नोट एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का एग्जाम्पल कौन नहीं है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे डीबीएमएस का एग्जाम्पल कौन नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बताइए डीबीएमएस का कौन एग्जाम्पल नहीं है, जवाब दीजिए फटाफट यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एक्सेल देखो यहाँ पे, एसक्यूएल एक क्या है स्टूडेंट आपका, क्या है, देखो यहाँ पे कौन एग्जाम्पल नहीं है पूछा ना। तो देखो माई एसक्यूएल क्या है, एक आपका माई एसक्यूएल सर्वर है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, और एसक्यूएल सर्वर भी है। ये जो है यहाँ पे डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है। आउटलुक, एमएस एक्सेस भी है यहाँ पे, एमएस एक्सेस हो गया। देखो यहाँ फिर से समझा देते हैं, एसक्यूएल जो है ना एक सर्वर है, माई एसक्यूएल भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एमएस एक्सेस है, लेकिन एमएस आउटलुक एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है स्टूडेंट। क्लियर समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, चलो यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या पूछा, कौन एग्जाम्पल डीबीएमएस का नहीं है, तो ये वाला एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नेटिव थ्रू, है ना, क्या लिखा हुआ है, हाइपर मीडिया, है ना, शॉर्टकट स्ट्रक्चर्स हो, हाइपर मीडिया स्ट्रक्चर्स। तो क्या बोला, हाइपर मीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेटिव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग, है ना, किया जाता है। तो ये स्टूडेंट आपके यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर, नोड होगा। क्या होगा इसका आंसर, नोड होगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको इसमें आ गया है तो रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये एक थोड़ा सा एसक्यूएल का क्वेश्चन उठ गया। अब यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, द कॉलम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल इज नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है, जैसे एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसका कॉलम जो है यहाँ पे को क्या बोल सकते हैं, कॉलम को हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल के कॉलम को
रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है स्टूडेंट? जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिए और लास्ट में जरूर ये जवाब दीजिएगा कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही किया। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो हमको एनर्जी मिलता है, लगता है कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं और भी अच्छे से पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम इस तरीके से वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहें और हम मोटिवेटेड रहें और आपको भी मोटिवेट करते रहे स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे इसका सही जवाब जरूर दीजिए स्टूडेंट। 8 नंबर का सही जवाब क्या होगा? देखो यहाँ पे हर एक कॉलम को पता है क्या बोला जाता है? इसमें फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फील्ड। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि सिलेक्टेड फील्ड। आप एसक्यूएल पढ़े होंगे या एमएस एक्सेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है ना, टॉप फील्ड में जाओ। फील्ड मतलब कॉलम की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसका क्या है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द बेस्ट एप्लीकेशन टू एक्सप्रेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल डेटा वुड बी। बड़ी मात्रा में, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन है? मतलब विस्तृत करने का मतलब क्या हुआ? एक तरह से मतलब एक्सप्लेन करने, एक्सप्रेस करने के, लार्ज अमाउंट में कोई भी डेटा को अगर रिकॉर्ड करना है तो कौन सा इसमें बेस्ट आपका सही आंसर है? पहला है आउटलुक, दूसरा है बच्चा यहाँ पे एक्सेल, वर्ड है और नोटपैड है। अब बताइए, ये तो आप जानते ही होंगे और इसका सही आंसर आपको भी पता होगा। देखो एमएस एक्सेल में लार्ज क्वांटिटी डेटा को स्टूडेंट रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी डेटा को हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड करके क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। लेकिन वर्ड में नहीं रख सकते हैं, वर्ड में एक लिमिटेशन है। तो इसमें भी लिमिटेशन है, लेकिन इस तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। 10,48,576 रोज होते हैं सिंगल सीट में, फिर दूसरी सीट में कर सकते हैं। इसलिए काफी लार्ज क्वांटिटी में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जरूरत होता है। आउटलुक क्या है सर? आउटलुक भी एक सॉफ्टवेयर है और वो भी एमएस ऑफिस का ही पैकेज है। उसमें सर क्या होता है? तो कोई भी डेटा या कॉन्टेक्ट को रखने के लिए, बहुत सारे लोगों को एक बार में मेल करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, ये ऑफिस का में पर्पज से ज़्यादा काम होता है। तो इसका सही आंसर क्या जवाब दीजिएगा? एक्सेल हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे एक्सेल होगा। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है विच, क्या बोला है? विच कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस इन मेनली यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। मतलब कौन सा इसमें से एमएस ऑफिस का पैकेज है जो कंपोनेंट्स है, मतलब घटक है, जो अकाउंटिंग के पर्पस से यूज किया जाता है। अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स को, काम को करने के लिए। बताइए, ये भी आपका सही आंसर होना चाहिए। काफी इजी है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का देखो, यहाँ पे कोई भी अगर काम अकाउंटिंग पूछेगा, बिलिंग से रिलेटेड पूछेगा या और भी कुछ पूछेगा, फाइनेंशियल से रिलेटेड पूछेगा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। क्या बोले? अकाउंटिंग, बिलिंग, है ना, बिलिंग बनाना, और उसके बाद क्या होता है? डेटा एंट्री का काम करना, डेटा एंट्री का काम करना और डेटा एनालिसिस का काम करना। डेटा एनालिसिस, ANALYSIS, डेटा एनालिसिस भी बोल सकते हैं या डेटा एनालिटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तैनात। आज के डेट में पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत बड़ा स्टूडेंट टूल हो चुका है। शायद आप लोग को पता नहीं होगा, कि आप लोग को पता लगता होगा कि खाली डेटा एंट्री के लिए होता है। नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी में वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवोट टेबल और भी बहुत सारे होता है। इंडेक्स होता है, मैच होता है, कॉन्केटिनेट होता है, ऑफसेट होता है, इंडेक्स, बहुत सारी बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। यहाँ तक इवन इसमें इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा सा अलग से हम बोल रहे हैं, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि हम इसमें सॉफ्टवेयर तक बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर सर कैसे बनेगा? तो उसमें VBA नाम का एक एप्लीकेशन खुल जाता है। VBA मतलब होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, मैक्रो के मदद से हम बना सकते हैं। चलो अब उतना हम लोग को ज़्यादा नहीं सीखना है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो एमएस एक्सेस का काम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करने के लिए। और
वर्ड में होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम को करने के लिए। तो इसका सही आंसर MS एक्सेस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एचीव फॉर्मेट, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर जवाब दीजिए स्टूडेंट, फटाफट आप लोग अपना स्क्रीन पे जवाब दीजिए स्टूडेंट। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे समझिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि अचीव फॉर्मेट, अचीव फॉर्मेट क्या होता है पता है? आप WinRAR फाइल के बारे में जानते हैं? WinRAR रार फाइल समझते हैं, रार फाइल, जिप फाइल समझते होंगे, ठीक है ना। उससे क्या होता है, सभी फोल्डर, जैसे मान लो मेरे पास 20 फाइल है और 20 फाइल को आप चाहेंगे एक ही फाइल को बनाना है, 20 फाइल को एक ही फाइल में आप मतलब बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप WinRAR सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और WinRAR का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, WinRAR का जिप होता है, रार होता है, TAR होता है, और भी कई सारे फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है। लेकिन ये बोल रहा है कौन सा ये फॉर्मेट अचीव का नहीं है, तो .xls वाला नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। शायद हम देख लेते हैं, अगर इसमें है तो लोगो हम दिखा देते हैं WinRAR का, सही है WIN, देखो हाँ इस टाइप का होता है स्टूडेंट, ये WinRAR सॉफ्टवेयर है ना। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला लोगो है स्टूडेंट। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पे? चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा .xls आपका क्या, फॉलोइंग इज नॉट अचीव फॉर्मेट, मतलब ये फॉर्मेट अचीव का नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है, नेक्स्ट नंबर, वर्कबुक इज बेसिकली रिलेटेड टू, वर्कबुक जो है किससे रिलेट करता हुआ, बताइए स्टूडेंट, जवाब दीजिए। वर्कबुक जो ऑप्शन है, वर्कबुक जो मतलब हम जो वर्ड बोले हैं किससे रिलेटेड है, तो बच्चे इससे रिलेटेड है, किससे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। कुछ कुछ का हिंदी नहीं है, तो इसका मतलब समझिए बहुत बेसिक लेवल का इंग्लिश है स्टूडेंट, ठीक है ना। वर्कशीट इज ए बेसिकली रिलेटेड टू MS एक्सेल। वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। यू कैन से, जैसे मान लो बहुत सारे पेज से मिलकर क्या बनता है, एक कॉपी बनता है, उसी तरीके से यू कैन से कि कलेक्शन ऑफ मेनी पेजेस दैट इज कॉल्ड नोटबुक, उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। तो एक किससे संबंधित है, तो MS एक्सेल से संबंधित है वर्कबुक का स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन घुमा देता कि डॉक्यूमेंट इज बेसिकली रिलेटेड, तो क्या हो जाता, MS वर्ड होता था। प्रेजेंटेशन इज बेसिकली रिलेटेड, तो क्या होता, पावर पॉइंट हो जाता। क्लियर, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। चलिए आप लोग, उम्मीद है कि बहुत अच्छा एग्जाम में करेंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगता है तो कम से कम थैंक यू लिखिएगा, यानी तो वेरी नाइस, या जो आपको पॉजिटिव कमेंट देना होगा जरूर दीजिएगा। उससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन का जो लेवल होता है ना बहुत हाई हो जाता है, और जिसके कारण वीडियो बनाने का काफ़ी मन करता है। और वीडियो को जरूर लाइक करिए, इतना जन देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं रहता स्टूडेंट, तो ये गलत है। कम से कम जो आपको अच्छा चीज़ें लगता है, जिसको जिससे आपको प्रॉफिट होता है, एटलीस्ट कम से कम उसको आपको गलत को गलत, सही को सही बोलने के लिए सीखना होगा स्टूडेंट लाइफ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया MS एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं, व्हाट इज द फाइल क्रिएटेड इन MS एक्सेल कॉल्ड। MS एक्सेल में बनाई गई फाइल को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, तो MS एक्सेल के हर एक फाइल को हम वर्कबुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्कबुक। एक्सेल में जो भी काम करेंगे उस काम को वर्कबुक बोलेंगे। वर्ड में कोई काम करेंगे उस काम को हम है ना डॉक्यूमेंट बोलेंगे, और पावर पॉइंट में कोई काम करेंगे तो उस काम को क्या बोलेंगे, हम लोग प्रेजेंटेशन बोलेंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए अब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउटनट चार्ट इज एक्सेल
एक्सेल इन सिमिलर, डाउटनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर। डाउटनट क्या है? एक चार्ट का टाइप है। सर दिखा दीजिए तो थोड़ा सा, हम दिखा देते हैं। इसमें पहले हम आंसर मतलब इसको पढ़ लेते हैं। बबल चार्ट है, बार चार्ट है, स्कैटर चार्ट है और पाई चार्ट। तो बोला डाउटनट जो चार्ट है किससे सिमिलर है। आप ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को आप जवाब मत दीजिए, आपको हम दिखा देते हैं एक्सेल फाइल खोल के, और इंसर्ट में चले जाए। चार्ट का जो कहाँ में रहता है? इंसर्ट मेनू में रहता है। और जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये चार्ट खुल गया। ये क्या बोला है? कौन सा? डाउटनट चार्ट। ये देखिए डाउटनट चार्ट ये खुला। कौन सा? ये वाला है। ये देखिए, ये दिख रहा ना, ये दो गोजी दिख रहा ना। हमको लग रहा है आपको जूम करके दिखाना चाहिए। देखिए ये आपका डाउटनट चार्ट का पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा देते हैं, एक मिनट। ये डाउटनट चार्ट का पार्ट है। तो डाउटनट चार्ट बोल रहा है किससे संबंधित है। तो कौन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, बबल चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, और नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे पाई चार्ट है स्टूडेंट। तो बताइए यहाँ पे डाउटनट जो चार्ट है किससे रिलेट करता हुआ है स्टूडेंट? बताइए यहाँ पे। देखो डाउटनट गोल जैसा, मतलब ये किससे है? पाई चार्ट से सिमिलर है। पाई चार्ट, पापड़ी चार्ट नहीं, पाई चार्ट है स्टूडेंट, ठीक है ना। पाई चार्ट होगा। क्या होगा? पाई चार्ट। सर कैसा दिखता है? थोड़ा सा दिखा दीजिए मास्टर। हम दिखा देते हैं स्टूडेंट आप लोग को। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये आपका पाई चार्ट हो गया। हियर इज रिटेन, सॉरी डिस्प्ले पाई चार्ट, रिटेन नहीं डिस्प्ले, ठीक है। ये पाई चार्ट है, देख रहे हैं ना। पाई चार्ट में कुछ 3D का है, कुछ नॉर्मल है स्टूडेंट यहाँ पे। तो पाई चार्ट और यहाँ पे डाउटनट चार्ट में थोड़ा सा गोला का मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे पाई चार्ट, इसका क्या आंसर हो जाएगा? पाई चार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे पाई चार्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम इन वन स्प्रेडशीट इन MS वर्ड 2003। बोल रहा है कि MS वर्ड बोला, हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम इन स्प्रेडशीट इन MS वर्ड 2003। स्प्रेडशीट, यहाँ पे गलती से MS वर्ड लिखा गया है। इसमें जो होगा, ये जो आपका स्टूडेंट MS एक्सेल होगा, इसको हम काट करके एक्सेल कर देते हैं, ठीक है ना। MS एक्सेल में मैक्सिमम कितना आपका कॉलम होता है, लेकिन ये 2003 वाला वर्जन से क्वेश्चन है। ऑफिस 2003 में कितने वर्जन होते थे? तो पता है स्टूडेंट, अभी नया वाला 16,384 होता है, 16,384 होता है। लेकिन पुराना वाला में बच्चे, ओल्ड वाले में, ऑफिस 3 में 256 कॉलम मात्र होता था। समझ रहे हैं ना। पहले ऐसे भी लोगों को डेटा के लिए कम जरूरत पड़ता था, ठीक है ना। हिसाब किताब डायरी में मेंटेन कर लेता, रजिस्टर में मेंटेन कर लेता था, ठीक है। आज के डेट में 256 कम पड़ जा रहा है, तो फिर क्या आ गया? 16,384। ऐसे भी देखते हैं ना, पहले 2 GB 4 GB मेमोरी काफ़ी था, आजकल लोग 64 GB सेल्फी लेने में बर्बाद कर देते हैं। तो क्या करिएगा? तो इसीलिए बस डेटा आजकल बढ़ रहा है, तो आपको वहाँ पे कॉलम बढ़ रहा है। जिस दिन ये भी कमेगा तो वो भी और इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे ऑफिस 3A MS ऑफिस एक्सेल में जो आपका कॉलम है 256 है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ऑफिस 3 में, ऑफिस 7 के बाद ऊपर हो जाएगा, तो ऑफिस अगर 7 से अगर बोल दिएगा, 7 एबव अगर बोल दिया कोई भी वर्जन का, तो कितना होगा? 16,384 कॉलम हो जाएगा। कितना होगा? 16,384 कॉलम, याद रखिएगा स्टूडेंट। और अगर बोलता कि सर कि मान लीजिए कि रो कितना होता है, रो कितना होता है, तो आप क्या जवाब देते हैं? तो रो जो होता है स्टूडेंट 65,536 रो होता है। ये ऑफिस अगर पूछ देता कि सर MS एक्सेल 2003 में अगर रो बोला जाए तो कितना होता है? 65,536
536 किस में, MS ऑफिस 2003 में, ठीक है ना, रो ROWS याद रखिएगा, ठीक है, कि MS ऑफिस 2003 वाले वर्जन में कितना रो होता है, 65,536। और ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि सर ऑफिस 7, 10, 13, 16, 19 ऑफिस 365 में तो कितना रो होता है, तो 10,48,576। अगर किन्हीं को वीडियो स्लो लग रहा होगा स्टूडेंट, तो आप फ्यूचर में देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फास्ट करके देख सकते हैं। जिनको फास्ट लग रहा होगा स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए, इसलिए हर चीज़ पढ़ाना चाहता हूं। चलो इसको मैं हटा दिया। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम इन स्प्रेडशीट 2007। अभी हम बताएं कि मैक्सिमम कॉलम जो होता है कितना होता है, 16,384 कॉलम होता है। ये देखो मैक्सिमम 2007 के ऊपर वाले जितना भी वर्जन है सब में क्या होता है, 16,384 कॉलम होता है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे बोला है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये सब में से चारों में से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएगा। हाउ मेनी मैक्सिमम रो इन वन स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट 2003। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, एक्सेल, बार ये एक्सेल के जगह एक्सेल कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, वर्ड हो गया। तो बताइए MS एक्सेल में कितना कॉलम होता है, सॉरी कितना रो होता है ना, कितना रो बोला, कितना रो होता है, लेकिन ऑफिस 3 वाला वर्जन मैं अभी बताया 65,536 ये वाला होगा। ऑफिस गांठ बांध लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देगा ही देगा। ऑफिस 3 वाले वर्जन में 65,536 रो होता था। अभी भी सॉफ्टवेयर है तो है, ठीक है, लेकिन ऑफिस 3 नहीं यूज होता है, बहुत कम, मतलब नहीं है यूज होता है। ऑफिस 7 तो यूज होता ही नहीं, ऑफिस 10, 13, 16, 19। लेकिन देखो 7 से जितना भी ऊपर का वर्जन है ना बच्चे, सब सिमिलर है। माफ करिएगा, बहुत लोग बच्चे बोलने पे बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम रो इन वन स्प्रेडशीट 2000, ठीक है, 7, यहाँ पे एक्सेल होगा, ठीक है। चलिए बताइए स्टूडेंट, तो कितना होता है 2007 के प्लस वाले जितने भी वर्जन है, ये 7 लिखा हुआ है, 7, 10, 13, 16, 19 ऑफिस 21 ऑफिस 365 ये होता है 10,48,576 रो होते हैं। याद रहेगा 10,48,576 याद रख लीजिए। अगर इससे क्वेश्चन छूटा और नहीं बनाए तो समझिए कि मेरा नाम बेइज्जती करवाइएगा, और बना दिए तब तो क्वेश्चन 1 नंबर आ ही जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग मेरा थोड़ा बहुत इज्जत रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है MS एक्सेल इज MS एक्सेल क्या है, फाइनेंशियल लिखा हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स पैकेज, डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज। बताइए स्टूडेंट, ये भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है और ये VVI क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट। बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होगा। ये क्या हुआ, ये देखो ये वाला सही है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, इलेक्ट्रिक से चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो रहा है ना, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ग्राफिक्स पैकेज अगर कोरल ड्रॉ रहता तब ग्राफिक्स पैकेज सॉफ्टवेयर बोला जाता, अगर MS एक्सेस रहता तब डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज सॉफ्टवेयर बोलाता है। फाइनेंशियल पैकेज नहीं बोल सकते इसको, यहाँ पे फाइनेंशियल काम होता है, फाइनेंशियल पैकेज नहीं बोल सकते इसको। हाँ अगर टैली को है तो फाइनेंशियल पैकेज बोला जा सकता है कुछ हद तक, उसको भी हम फाइनेंशियल पैकेज नहीं बोलेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, MS एक्सेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज बोल सकते है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्या बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे,
मेकिंग हेडिंग विजिबल इवन वाइल स्क्रॉलिंग इन एक्सेल कैन बी डन बाय। एक्सेल में स्क्रॉल करते समय, अगर स्क्रॉल करते ऊपर नीचे करते हैं समय, शीर्षकों मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, हेडिंग। शीर्षकों का मतलब क्या हुआ, हेडिंग को दृश्य मतलब विजिबल रखने का, बनाने का काम किसका होता है। बहुत वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए तो हम इसका देखें क्या आप लोग आंसर दिए हैं। इसका जो सही आंसर होगा फ्रीज पेन होगा। फ्रीज पेन के मदद से क्या होता है, हेडिंग को लॉक कर सकते हैं। सर फ्रीज पेन कहाँ होता है, व्यू मेनू में। कहाँ होता है स्टूडेंट, व्यू मेनू में होता है। सर थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो चलिए बता ही देते हैं, आप लोग भी याद रखिएगा। मार्कर को हम नीचे रख दिए यहाँ पे थोड़ा देर के लिए। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, MS एक्सेल को हम खोल लेते हैं। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं, ये डेटा को बहुत लंबा डेटा बना देते हैं। अब ये मेरा हेडिंग है, ये मेरा हेडिंग, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं हेडिंग को, नहीं तो फिर आप लोग जो है ना नहीं देख पाते हैं। कलर कर देते ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, देखिए ये मेरे पास डेटा है। अब जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है, ब्रांच है, प्रोडक्ट, हम चाहते हैं कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है ना। अब जैसे हम हेडिंग को बड़ा स्क्रॉल करते हैं तो देखिए स्क्रॉल किए, हेडिंग गायब, हेडिंग गायब, जादू मंत्र। तो हम चाहते हैं कि सर जैसे हम स्क्रॉल करने से ABCD नहीं गायब हो रहा है, हम चाहते हैं हेडिंग भी गायब ना हो। उसके लिए सर क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे व्यू मेनू में जाना। ये देखिए आपको कहाँ जाना है, व्यू मेनू। मार्कर उठा लेते हैं, मार्कर के बिना काम नहीं होगा। टीचर और बच्चों के पेन के बिना काम नहीं होगा, और टीचर को मार्कर के बिना काम नहीं होगा। मार्कर ही हथियार है टीचर का, ठीक है ना। ये हो गया, व्यू मेनू में जाएंगे और एक ऑप्शन है फ्रीज पेन, जूम करके दिखाना चाहेंगे तभी आपको दिखेगा। ये व्यू मेनू में गए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रीज पेन। फ्रीज पेन से क्या होता है, हेडिंग लॉक कर देते हैं। जब हम फ्रीज पेन में क्लिक करेंगे स्टूडेंट, क्या क्या ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे देखिए व्यू मेनू में गए, यहाँ पे फ्रीज पेन में गए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फ्रीज टॉप रो। तो टॉप रो फ्रीज होगा। ये देखिए आप, ये जब अब स्क्रॉल करिए तो सर ये देखिए डेटा जा रहा है, दिख रहा ना, ये डेटा जा रहा है, लेकिन ये हेडिंग कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। देखिए यहाँ पे कहाँ से किए मास्टर जी, तो यहाँ पे फ्रीज में गए और अनफ्रीज कर देंगे। अनफ्रीज कर दिए गुरुदेव, तो आप क्या हो गए, अनफ्रीज कर दिए, तो ये हेडिंग जाएगा बच्चा। और यहाँ पे क्लिक करके फ्रीज कर देंगे तो ये क्या होगा, लॉक हो जाएगा। क्या होगा, लॉक पे। दिख रहा है ना, ये वाला देखो, हम थोड़ा सा, कुछ लोग जो पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखिए, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे वो फिक्स हो गया। बात समझ में आ रहा ना, यहाँ पे रेड वाला देखो फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो ये है फ्रीज पेन का जादुई, ठीक है ना। जादुई स्टिक किसका है, फ्रीज पेन। फ्रीज पेन कहाँ रहता है, व्यू मेनू में, है ना, ये याद रखिएगा। और किस ग्रुप में रहता है, तो विंडो वाला ग्रुप में रहता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। इसका काम क्या होता है, हेडिंग को लॉक करने के लिए। चलिए कि हमेशा स्क्रॉल करें तो दिखते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है, फ्रीज पेन हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको जवाब दीजिए। इन एक्सेल टीनी चार्ट प्लेस्ड इन सिंगल सेल आर कॉल्ड। ये नया वर्जन वाला एक्सेल में देता है, ठीक है ना। अब बताइए किसमें कौन सा कहाँ प्लेस्ड होता है टीनी चार्ट, बताइए स्टूडेंट सही आंसर। 21 नंबर का सही आंसर कहाँ होगा, स्पार्क लाइन में होता है। ये ऑफिस पता है 19 के ऊपर वाले वर्जन में आपको दिखाता है, ऑफिस 7, 10, 13 में आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे पाइवोट टेबल भी होता है, तो यहाँ पे नहीं, ये क्या बोला, ये तो बोल दिया चार्ट प्लेस्ड इन सिंगल सेल आल कॉल्ड, तो उसको क्या बोल सकते हैं, सिंगल सेल में जो प्लेस्ड होता है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पार्क लाइन। एक ही बॉक्स में चार्ट दिखाता है और ज़्यादा में नहीं दिखाता है, तो स्पार्क लाइन हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द कैंसल बटन लोकेटेड इन MS एक्सेल। बताइए स्टूडेंट, टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार, फॉर्मूला बार। कैंसल बटन समझ रहे हैं ना, क्लोज बटन, कटकुट वाला सिंबल ऐसे जो रहता है, ये कहाँ रहता है बच्चे, ये आपका कहाँ रहता है, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। ये जो बटन में रहता है, रेड कलर का रहता है, ये कहाँ रहता है, तो ये तो आपको टाइटल बार के राइट साइड में रहता है। कहाँ रहता है स्टूडेंट, यहाँ पे टाइटल बार के राइट साइड में रहता है। ठीक है ना, क्या लिखा, वेरी कैंसल बटन लोकेटेड इन MS एक्सेल। तो यहाँ पे ये जो आंसर हो जाएगा टाइटल बार का ये। ठीक है ना, क्या फार्मूला बार का होता है, नहीं, MS एक्सेल में तो फार्मूला बार का नहीं होता है। देख लेते हैं एक बार किसके बारे में बात कर रहा है फार्मूला, इसको खोलते हैं। नहीं, ये फार्मूला बार ये कहलाता है, नहीं, ये टाइटल बार के होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। ये वाला सही आंसर इसका क्या होगा, वेयर इज कैंसल बटन। ठीक है ना, तो ये होगा कैंसल बटन लोकेटेड कहाँ रहता है, टाइटल बार के राइट साइड। ये लिख भी नहीं किया किधर रहा है, टाइटल बार टॉप बॉटम टॉप, टाइटल बार देखो यहाँ पे टाइटल बार ही होगा। ठीक है, मेनू बार नहीं होगा स्टूडेंट, टाइटल बार के राइट साइड में। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल। MS एक्सेल में क्या क्रिएट कर सकते हैं, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, ओनली लाइन चार्ट। उसके बाद क्या बोला है, थोड़ा नीचे जाते हैं, क्या बोला है यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिएटेड इन MS एक्सेल। एक्सेल में क्या क्रिएट कर सकते हैं, लाइन, पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है यहाँ पे स्टूडेंट, लाइन ग्राफ्स एंड पाई। दूसरा क्या बोल रहा है ना, ओनली लाइन ग्राफ्स, बार चार्ट, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट, बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर 23 नंबर का क्या होगा। तो 23 नंबर का देखो, लाइन एंड पाई चार्ट कर ही सकते हैं, चलो ठीक बोला है ये। ओनली लाइन ग्राफ्स, ये तो गलत ही बोला है ना जी, ये भी ठीक बोला। फिर आते हैं बार चार्ट्स, बार चार्ट होता है, लाइन ग्राफ ये भी कर सकते हैं, पाई चार्ट, तो यही वाला चीज बात तो यहाँ भी याद गया, मतलब ये भी आंसर हो सकता है ये भी, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर यही है, यही बात समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे यही बार चार्ट, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट होते हैं। हमको भोजपुरी बोलने के लिए नहीं आता है, लेकिन कोशिश कर लेते हैं थोड़ा बहुत, आप लोग कमेंट सेक्शन में सिखा भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कहाँ तक, कितना नंबर, 21, कितना नंबर था सर, 21 नंबर, 23 नंबर था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 नंबर का क्या आंसर होगा, जवाब दीजिएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम नोन है, ये तो 50 बार सब सीरीज में आता है, इसको भूलिएगा नहीं। ये जितना इजी देखने में लगता है ना, उतना बार आएगा भी। MS एक्सेल में है ना, रो एंड कॉलम को जो कट छट के बनता है उसको सेल बोलते हैं, सेल को बॉक्स नहीं बोल सकते, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे बॉक्स अपने देहाती वाला भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है ना। डेटा तो रिकॉर्ड करते हैं, उसको डेटा बोलेंगे, डेटा जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना उसको डेटा बोलेंगे। फील्ड कॉलम को बोल सकते हैं और सेल एक बॉक्स को बोलेंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 24 नंबर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, बाय डिफॉल्ट हाउ टेक्स्ट इन हॉरिजेंटल अलाइंड इनसाइड सेल इन एक्सेल। बताइए स्टूडेंट, बाय डिफॉल्ट जो अगर हम कोई भी हॉरिजेंटल टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट अगर टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहाँ टाइप होता है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, नन। बताइए यहाँ पर देखो, कभी भी अगर टेक्स्ट टाइप करते हो ना स्टूडेंट, तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में चला जाता है और नंबर हमेशा राइट में चला जाता है। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट लाइन में जाएगा, ये होगा। अगर नंबर पूछता तो ये हो जाता। कैसे सर, दिखा दीजिए थोड़ा सा, क्या ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है। चलो हम एक्सेल को खोलते हैं
अब आपको समझाते हैं। ये मेरे पास डेटा है, थोड़ा सा हम दूसरे सीट में जाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते ताकि जैसे देखें यहाँ पे लिखते हैं आपका नाम, आपका नाम है GAUTAM गौतम। ये देखिए क्या हुआ, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स, थोड़ा बॉक्स को बड़ा कर दे, ये लेफ्ट साइड में हुआ कि नहीं। चलो एक लाते हैं SMRAT सम्राट, देख लीजिएगा सम्राट नीतीश NITISH, ये क्या हुआ लेफ्ट में। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं उनका ATM का नंबर लिख देते हैं 1456। ये देखिए आप किधर आ गया, राइट साइड में आ गया कि नहीं यहाँ पे। तो कभी भी ध्यान दीजिए, कभी भी नंबर आप लिखते हैं तो हमेशा राइट में बन जाता है बाय डिफॉल्ट, और कभी भी टेक्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है, लेफ्ट में बन जाता है। क्लियर है ना यहाँ पे। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है, क्या बोला है कि बाय डिफॉल्ट हाउ टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल अलाइन इनसाइड, है ना, बाय डिफॉल्ट बोला है तो क्या होगा, लेफ्ट अलाइन होगा। अगर टेक्स्ट के जगह पे अगर पूछ देता नंबर तो नंबर हो जाएगा राइट अलाइन, सेंटर अलाइन कुछ नहीं होता, करना पड़ता। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। इन MS Excel 2013 द मैक्सिमम कैरेक्टर इन सेल, 2013 वाला वर्जन में एक्सेल में हम मैक्सिमम कैरेक्टर एक बॉक्स में कितना लिख सकते हैं, बताइए कितना बॉक्स लिख सकते हैं स्टूडेंट। 2013 वाला वर्जन में हम कितना बॉक्स लिख सकते हैं, बताइए स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 32,767, 32,767, 32,767 किसमें, MS Excel के 2013 वाला वर्जन में मैक्सिमम कैरेक्टर मतलब एक बॉक्स में 32,767, 32,767 ये आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए मेकिंग हेडिंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेकिंग हेडिंग विजिबल इवन वाइल स्क्रॉलिंग द टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग, तो ये लिखा हुआ है फ्रीज पेन। देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फ्रीज पेन होगा, क्या होगा यहाँ पे, फ्रीज पेन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या स्टूडेंट, द डिफॉल्ट अलाइन ऑफ नंबरिंग, वो टेक्स्ट था, अभी जो था ना टेक्स्ट पूछा था, ठीक है ना, यही क्वेश्चन। लेकिन देखो एक ही क्वेश्चन को दो बार भी पूछ सकता है, दो तरीके से भी पूछ सकता है, ऐसा समझिएगा, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझिए कि सर ये क्वेश्चन में तो है ये था, नहीं, उसी क्वेश्चन को घुमा के यहाँ अलग पूछा और वहाँ अलग पूछ दिया, ये भी ऐसा भी होता है। बहुत सारे PYQ में मैं दिखाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए द डिफॉल्ट अलाइन ऑफ नंबरिंग डेटा इन एक्सेल, तो क्या होगा, जवाब दीजिए, राइट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे राइट में होता है। अभी हम लिखे थे ना, दिखा देते हैं, आप लोग भी क्या याद रखिएगा। चलिए कभी भी अगर आप कोई नंबर लिखते हैं स्टूडेंट तो ऑटोमेटिक राइट में आ जाता है, और कभी भी अगर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो लेफ्ट में हो जाता है। क्या हो जाता है, लेफ्ट में हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, द डिफॉल्ट अलाइन ऑफ टेक्स्ट इन एक्सेल, तो डिफॉल्ट अलाइन टेक्स्ट क्या होता है, लेफ्ट में ही होता है। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे लेफ्ट में ही होता है। ठीक है, चलो देखो उसमें क्वेश्चन वही क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लंबा विधि से था, ये छोटा विधि से। द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ MS Excel वर्कशीट, बताइए MS Excel में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन मतलब समझ में आया, देखिए यहाँ पे ये क्या, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है, नॉन है। तो MS Excel में आप पेज लेआउट में जाएंगे तो ओरिएंटेशन ही आपको देखा। तो कौन सा ओरिएंटेशन है, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है, पोर्ट्रेट। अगर पूछेगा कि MS Excel में कितने ओरिएंटेशन रहते हैं, 2 होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, ज़्यादा नहीं होता। वर्डों में यही होता है, ठीक है, पावर पॉइंट में भी यही होता है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट, तो पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट, जो यहाँ पे बोला डिफॉल्ट,
डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट दोनों एक ही चीज हुआ, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन से होता है पोर्ट्रेट होता है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द इंटायर वर्कशीट, ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, और आगे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। द इंटायर वर्कशीट इज एक्सेल कैन बी सेलेक्टेड बाय, इंटायर वर्कशीट, पूरे वर्कशीट को अगर सेलेक्ट करना है ना, पूरे मतलब चाहते पूरे वर्कशीट, तो क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार क्या होगा, और ऑल ऑफ एबव। बताइए स्टूडेंट 31 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए स्टूडेंट, इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार करोगे ना तो पूरा इंटायर वर्कशीट सेलेक्ट होगा। सर एक बार दिखा देते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। चलो एक्सेल में जाओ चेला, जाओ और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार कर दो। ये अभी सेलेक्टेड है इतना ही, इसको हटा दो। उसके बाद देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार पूरा सेलेक्ट हो गया क्या। कंट्रोल अगर कुछ डेटा रहेगा ना, जैसे मान लो कि मेरे पास इतना ही डेटा है और इतना ही है, तो ये डेटा पे सेलेक्ट, जैसे यहाँ पे कर्सर रखे ना और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, तो वो डेटा ही सेलेक्ट करेगा। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो पूरा सेलेक्ट कर दे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, ये कंट्रोल है और ये शिफ्ट है, ये स्पेस बार है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे समझ में आ गया। आज की क्लास में स्टूडेंट हम 31 तक रहने दिए, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में ये 60 से एबव आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मैं सीरीज लेकर आऊँगा, आप लोग तैयार रहिएगा और कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही अब तक किया। सुनिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट, और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए। शेयर का जो रेट है काफ़ी कम है, प्लीज़ शेयर करिए स्टूडेंट। शेयर करने से लोगों तक पहुंचेगा और तभी चैनल ग्रो होगा, तभी आपका स्टूडेंट है ना हम वीडियो बना पाएंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट दोस्तों के साथ जरूर करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, और भी इस पर अलग, क्योंकि अभी मैं ये ले रहा हूँ, आने वाले दिन में CCC O लेवल का कोर्स जैसे मैं लाऊंगा। तो प्लीज़ बच्चे शेयर जरूर करिए। थैंक यू।